नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। चीन की आपत्ति को दरकिनार कर वियतनाम को ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल बेचेगा भारत। पीएम मोदी ने दी मंजूरी। भारत और रूस ने विकसित किया है मिसाइल। यूपी के सीएम अखिलेश ने माना चूक की वजह से हुआ मथुरा कांड। बीजेपी शिवपाल यादव पर उपद्रवियों को संरक्षण देने का लगाया आरोप। मायावती ने मांगा इस्तीफा। कांग्रेस नेतृत्व पर भड़के अजीत जोगी, कहा उनसे बात करना भैंस के आगे बीन बजाने जैसा। 6 जून तक बना सकते हैं नई पार्टी। बिहार से 5 सांसद पहुंचे राज्यसभा। मीसा और जेठमलानी आरजेडी तो शरद जेडीयू कोटे से निर्वाचित। बीजेपी से गोपाल की जीत, सभी सांसद निर्विरोध निर्वाचित। और पीएम मोदी के अमेरिका दौरे से पहले भारत ने एनएसजी की सदस्यता के लिए किया आवेदन। अमेरिका से मदद की दरकार, चीन पाक लगा चुके हैं अड़ंगा। एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव को खत्म करने के लिए भारत ने वियतनाम को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बेचने का फैसला लिया है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर सिंगापुर और वियतनाम की 5 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। पर्रिकर की यात्रा के दौरान वो ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर चर्चा करेंगे। वियतनाम बीते 5 साल से ब्रह्मोस मिसाइल की मांग कर रहा है, लेकिन पिछली यूपीए सरकार ने चीन की आपत्तियों के डर से वियतनाम को ये मिसाइल नहीं दी थी। इस फैसले को मोदी सरकार की विदेश नीति में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। बता दें कि ब्रह्मोस मिसाइल को भारत और रूस ने साथ में मिलकर विकसित किया है। ये सबसे ताकतवर मिसाइलों में से एक है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मथुरा के जवाहर बाग में अवैध कब्जेदारों और पुलिस के बीच हुए खूनी संघर्ष के लिए प्रशासन और खुफिया तंत्र की चूक स्वीकार करते हुए कहा कि पुलिस को हमलावरों की तैयारियों के बारे में जानकारी नहीं थी। उन्होंने मथुरा में हुई वारदात पर दुख जाहिर करते हुए कहा, ये चूक भी है। मैं समझता हूं कि पुलिस को पूरी तैयारी और बातचीत के साथ वहां जाना चाहिए था, लेकिन जानकारी में नहीं था कि कब्जेदारों के पास इतना कुछ होगा। उन्होंने कहा कि कथित सत्याग्रही लोग सरकार की जमीन पर बैठे थे। उनसे कई बार बातचीत भी हुई थी, लेकिन इसके बाद भी वे नहीं हटे। मथुरा के जवाहर बाग में गुरुवार को कथित सत्याग्रहियों और पुलिस के बीच हुई हिंसक झड़प के एक दिन बाद स्थानीय सांसद हेमा मालिनी को कतई ये अंदाजा नहीं रहा कि उनके ट्वीट पर विवाद छिड़ जाएगा। शुक्रवार सुबह जब एक और मौत के आंकड़े एक एक करके बढ़ रहे थे, तो उसी बीच मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ट्विटर पर किसी शूट की तस्वीरें अपलोड कर रही थी। इसके बाद हेमा की इन तस्वीरों को लेकर सोशल मीडिया पर हंगामा सा छिड़ गया। हालांकि सोशल मीडिया पर ट्रोल किए जाने के बाद हेमा मालिनी ने ये तस्वीरें ट्विटर से फौरन हटा ली, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्टरों में बीजेपी सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि हेमा मालिनी ने ये ट्वीट पार्टी के निर्देश के बाद हटाए हैं। मथुरा हिंसा को लेकर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने राज्य सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि मीडिया में देखने को मिल रहा है कि कितने हथियार बरामद किए गए हैं। ये हथियार एक दिन में नहीं आए हैं। संबित ने कहा कि इतनी बड़ी मात्रा में हथियार इकट्ठा करने में महीनों का समय लगता है। उन्होंने कहा कि राज्यों में कानून व्यवस्था को देखने पर लगता है कि यहाँ जंगल राज नहीं बल्कि गुंडा राज है। पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस पूरी घटना के पीछे जिसका दिमाग है उसकी भूमिका भी संदिग्ध है। पात्रा बोले कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को सवालों के जवाब देने होंगे। मथुरा में हुई हिंसा को लेकर यूपी बीजेपी के अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश सरकार पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। मौर्य ने आरोप लगाया है कि मथुरा में पुलिस अफसरों का कत्ल करने वाले दंगाइयों को यूपी के ताकतवर कैबिनेट मंत्री और सीएम अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव का संरक्षण हासिल था। मौर्य ने कहा कि शिवपाल के संरक्षण की वजह से ही दंगाइयों ने खून की होली खेली और वो पुलिस अफसरों पर भी गोलियां बरसाने में नहीं हिचके। मौर्य ने कहा कि आंदोलन की अगुवाई करने वाला भूमाफिया है और उसे यूपी के मंत्री शिवपाल यादव का संरक्षण हासिल था। केशव के मुताबिक यूपी में अब कानून का राज नहीं रह गया है और कानून व्यवस्था बद से बदतर हो चुकी है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए राहुल गांधी के नामकरण के साथ ही अजीत जोगी ने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व से इस कदर खफा है कि वह अपनी नाराजगी पाटने के लिए बातचीत की गुंजाइश भी नहीं रख रहे हैं। एक और जहां उन्होंने नई पार्टी को लेकर संकेत दिए हैं, वही साफ शब्दों में कहा है कि कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व से बात करना भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। समझा जा रहा है कि अजीत जोगी कांग्रेस में अपने बेटे अमित की दोबारा एंट्री को लेकर नेतृत्व के नकारात्मक रुख के बाद से ही नाराज चल रहे हैं। वह नई पार्टी बनाने के संकेत दे चुके हैं, जिसकी घोषणा 6 जून या इसके आसपास हो सकती है। राज्यसभा चुनाव में जेडीयू नेता शरद यादव, आरसीपी सिंह निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। वहीं दूसरी ओर आरजेडी के उम्मीदवार राम जेठमलानी और मीसा भारती भी निर्विरोध राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। जेडीयू की ओर से आरसीपी सिंह और वरिष्ठ नेता शरद यादव ने अपना नामांकन दाखिल किया था। राज्यसभा में महागठबंधन के 2 मुख्य दलों आरजेडी और जेडीयू के 2 उम्मीदवार राज्यसभा पहुंच गए हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के उम्मीदवार गोपाल नारायण सिंह भी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। बिहार से 5 राज्यसभा सांसद उच्च सदन में पहुंचेंगे। बिहार में शुक्रवार को नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन था, लेकिन जरूरी उम्मीदवारों के ही मैदान में बचे रहने के कारण सभी को निर्वाचित घोषित कर दिया गया। बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने मथुरा में हिंसा को अत्यंत दुखद और चिंताजनक करार देते हुए प्रदेश की सपा सरकार से इस्तीफे की मांग की है। मायावती ने शुक्रवार को बयान जारी कर कहा है, इस अप्रिय घटना के लिए राज्य सपा सरकार की अराजकता पूर्ण नीति पूरी तरह से जिम्मेदार है और ये सब यहां व्याप्त जंगल राज को दर्शाता है। इसकी जिम्मेदारी लेते हुए सपा सरकार को तुरंत ही इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने इस मामले की समयबद्ध न्यायिक जांच की मांग उठाई है। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा है कि दंगे, हत्या, लूट, बलात्कार, गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश की पहचान बन गई है। अब अखिलेश यादव को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। राज्यसभा चुनाव में वोट के लिए पैसा मांगते कर्नाटक के जेडीएस विधायक मल्लिकार्जुन खुबा और निर्दलीय वरथूर प्रकाश स्टिंग ऑपरेशन में कैद हो गए हैं। खुलासे के बाद राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। वहीं चुनाव आयोग ने पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए कहा है कि ये प्रथम दृष्टया आचार संहिता के उल्लंघन का गंभीर मामला है। चुनाव आयोग स्टिंग ऑपरेशन की रॉ फुटेज मंगाकर जांच करेगा। रिपोर्ट तैयार करके उसे मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के सामने पेश किया जाएगा। इसके बाद चुनाव आयोग बैठक करेगा, जिसमें रिपोर्ट पर चर्चा की जाएगी। चुनाव आयोग इस बैठक के दौरान फुटेज भी देखेगा, फिर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले सप्ताह अमेरिका समेत कुछ अन्य देशों की यात्रा करेंगे। उनके इस दौरे से पहले ही भारत ने परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह की सदस्यता के लिए आवेदन कर दिया है। इसके लिए भारत को अमेरिका के समर्थन की जरूरत होगी। उनका दौरा 4 जून से शुरू हो रहा है। वियना में 9-10 जून को एनएसजी की अहम बैठक है। इस दिन एनएसजी टेक्निकल की एक क्लोज्ड डोर मीटिंग होगी। भारत इसकी सदस्यता के लिए 12 मई को ही आवेदन कर चुका है। हालांकि इसे लेकर पाकिस्तान ने चीन की मदद से अड़ंगा लगा दिया था। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी खुद एनएसजी में सदस्यता के लिए 48 देशों के नेताओं से बात कर रहे हैं। मोदी सरकार पाकिस्तान और बांग्लादेश से पलायन कर भारत आने वाले हिंदुओं की सिटीजनशिप को लेकर किए वादे को पूरा करने जा रही है। इन देशों में प्रताड़ित होने के बाद लौटे हिंदुओं को जल्द ही भारत की सिटीजनशिप मिल सकेगी। केंद्र सरकार ने कानून में बदलाव का फैसला किया है। इसी मानसून सत्र में नए बिल को लाया जा सकता है। बीजेपी ने 2014 में अपने चुनावी एजेंडा में कहा था कि पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों में धार्मिक आधार पर प्रताड़ित हो रहे हिंदुओं को भारत में शरण दी जाएगी। नरेंद्र मोदी ने भी कई रैलियों में इसका जिक्र किया था। ये बदलाव अफगानिस्तान के हिंदुओं के लिए भी लागू होंगे। एक अनुमान है कि भारत में 2 लाख से ज़्यादा रिफ्यूजी हैं। इन्हें भारत में 2nd क्लास सिटीजन मिली हुई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन की दौड़ शुरू हो गई है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स चाहते हैं कि उन्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रवेश मिले, पर ये इतना आसान भी नहीं होता। ड्यू में एडमिशन आपके द्वारा सिलेक्ट किए गए सब्जेक्ट पर भी निर्भर करता है। इसलिए आप जब फॉर्म भरे तो उसमें पूरी सावधानी बरतें और उसे सावधानी व ध्यान से पढ़ें। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अलग अलग कोर्स के लिए परसेंटेज का मानक भी घोषित किया है, जो सिलेक्शन का आधार बनेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन को लेकर छात्रों के रुझान का अंदाज इसी से लगा सकते हैं कि दूसरे दिन 2 जून को 6 बजे तक कुल
87,748 ऑनलाइन फॉर्म भरे गए। इनमें से 25,241 छात्रों ने ऑनलाइन फ्री पेमेंट भी किया। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में, आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। तब तक के लिए नमस्कार।